मेरा नाम है जी यासिर अली अवान रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का फाउंडर हूँ और कोशिश करते हैं कि बच्चों तक अच्छे तरीके से जो है वो फल्कियात का इल्म पहुंचाया जा सके और उसको सब लोग उस तरह से ही समझ सके जैसे कि एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का बंदा समझ सकता है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इल्म है जो कि हमारी जमीन से ऊपर की जानिब जब हम उठते हैं और जमीन से बाहर जो भी कुछ हम देख सकते हैं, अगर हम नहीं भी देख सकते इवन, तो भी वो एस्ट्रोनॉमी की ही डोमेन में आता है। एस्ट्रोनॉमी हमारे आबा व अजदाद का एक इल्म है। हमारे जो बड़े गुजरे हैं उन्होंने इसको देखा और उन्होंने समझने की कोशिश की, और फिर बीच में एक लंबा टाइम आया जब हमने इसको इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन दुनिया में हर एक शख्स ऐसा नहीं था। जिन लोगों ने इसको अहमियत दी वो आर्ट साइंस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम जिस कम्युनिकेशन के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एस्ट्रोनॉमी की मरहून मिन्नत है, क्योंकि अगर स्पेस में हम अपनी सैटेलाइट्स को ना भेज सकें तो हम ये बातचीत नहीं कर सकते, मोबाइल्स नहीं यूज़ कर सकते, टीवी नहीं देख सकते। बहुत सारा और कुछ है जो कि सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की बेस के ऊपर हमें मिला, तो हम इसको लाइट ना लें तो बेहतर है। सोलर सिस्टम से कहानी सारी शुरू होती है जनाब। मेरी जो एस्ट्रोनॉमी से मोहब्बत है वो असल में शुरू हुई थी चांद से। और ज़्यादातर लोगों की चांद से ही होती है, क्योंकि चांद वो चीज़ है आसमान में जो हमें सबसे पहले नजर आता है, जो हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा होता है स्पेस के अंदर की। तो हम चांद को देखते हैं और हमारा सोलर सिस्टम हमें नजर आता है। उसके बाद हमें प्लैनेट्स का पता चलता है। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है इसकी बड़ी अहमियत है जी। हमारे 8 जो प्लैनेट्स हैं, हमारे बड़े प्लैनेट्स जिनको हम कहते हैं मेन प्लैनेट्स कहते हैं, जिनमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ, और उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये वो 8 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनको हम अपना सोलर सिस्टम का मेन करता धरता मानते हैं, जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। असल में तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो सूरज है। सूरज की बदौलत ही हमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम कायम है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लाइड में, ये 5 डॉर्फ प्लैनेट्स का भी जिक्र किया गया है। ये छोटे प्लैनेट्स होते हैं, ये बोने प्लैनेट्स हैं, जिनके बारे में हमें अमूमन ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा बोना प्लैनेट है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगली स्लाइड में इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे। और प्लैनेट से आगे हमारे इसी जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट बुनियादी तौर पे जो है वो मार्स और जुपिटर के दरमियान में पत्थरों की एक बेल्ट है, जहाँ पे ढेर सारे पत्थर हैं, खलाई पत्थर हैं, चट्टाने हैं, बर्फीली चट्टाने हैं। वो हर वक्त वहां पर घूमती रहती हैं, जो कि हमारे एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद आखिर में जब हम बिल्कुल लास्ट के प्लैनेट्स पर पहुंचते हैं तो वहां पे कॉमेट्स मौजूद हैं। उस जगह को हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। और उसके साथ जुड़ा हुआ एक और हिस्सा है जो आउटर स्पेस है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं ओर्ट क्लाउड। ये ओर्ट क्लाउड है, कुइपर बेल्ट है, ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी आखिरी हिस्सा है, जहां से हमारा सोलर सिस्टम फिर खत्म हो जाता है और उसके बाद दूसरे सितारे की डोमेन शुरू हो जाती है। इसी सोलर सिस्टम की एक हल्की सी झलक आपको इस तस्वीर में नजर आएगी, जिसमें हम 4 इनर प्लैनेट्स भी देख सकते हैं जो सूरज के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ से अगर हम कर्सर में रख के आपको बताता हूँ, तो ये मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, और उसके बाद मार्स आता है। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले अर्ज किया कि मार्स मार्स के बाद हमारा आता है एक ये वाला पत्थरों की एक बेल्ट आती है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। इसके बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, और फिर आगे प्लैनेट्स चलते जाते हैं। और आखिर में जो मैंने बताया कि कुइपर बेल्ट आती है, और कुइपर बेल्ट के साथ आपको मिली हुई नजर आएगी जो ओर्ट क्लाउड है। बेसिकली वो ओर्ट क्लाउड डस्ट का क्लाउड है। वो वहाँ पर कोई प्लैनेट, प्रॉपर प्लैनेट मौजूद नहीं है, बट एक प्लैनेट है जिसका नाम लिया जाता है प्लैनेट 9 के नाम से, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, बट उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वो भी वहां पे होगा। ये आ गया जनाब अली वो वाला प्लैनेट जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि प्लूटो। आप में से कोई जानता है क्या कि प्लूटो को आखिर क्यों निकाला गया? अगर कोई जानता है तो माइक ऑन करे और हमें भी जरा बताएं कि आखिर ये क्या माजरा था। बुनियादी तौर पे ये सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया गया है कि वो एक कुइपर बेल्ट के अंदर मौजूद है। 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी है, इसने एक रूल पास किया था, एक एक फार्मूला बना दिया गया था कि एक प्लेनेट क्या होगा। प्लेनेट के लिए उन्होंने 3 चीजें बताई थी उस डेफिनेशन के अंदर। अगर कोई पूरा चीज उतरती है, उसको फुलफिल करती है, तो फिर वो प्लेनेट होगा, अदरवाइज वो प्लेनेट नहीं माना जाएगा। तो वो थी कि पहली जो उसकी शर्त थी, पहली जो बात उन्होंने लिखी कि ये होनी चाहिए, वो था कि जो जो भी कोई चीज है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में, अगर वो अपनी ग्रेविटी की वजह से गोल सी शक्ल इख्तियार कर गया है, गोल हो चुका है, या स्फेरिकल सी शक्ल है, तो स्फेयर सी उसकी शक्ल है, तो फिर वो बनेगा, वो प्लेनेट होने की पहली शर्त पूरी हो जाती है। स्फेयर सी शक्ल होनी चाहिए या फिर गोल होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने जो स्टार है उसके गिर्द ऑर्बिट करे।
अगर वो उसके गिर्द ऑर्बिट करेगा तो फिर वो, ये दूसरी शर्त थी, ये पूरी होनी चाहिए थी। ये भी प्लूटो पूरी करता था और पहली के ऊपर भी पूरा था। बट जो थर्ड वन थी वो थोड़ी सी जरा ट्रिकी थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाए कि एटलीस्ट वो अपना जो ऑर्बिट है, अपना ऑर्बिट क्लियर कर दे, उसके अंदर और कुछ भी मौजूद ना हो, तो फिर और दूसरा एक और था कि वो किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट को क्रॉस भी ना करता हो। ठीक है, उसको क्रॉस ना करता हो, तो फिर यहाँ पे आके प्लूटो फंस गया। यहाँ पे आके प्लूटो ने कहा कि मैं तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि प्लूटो छोटा था, और छोटा होने की वजह से उसका ऑर्बिट भी क्लियर नहीं था। और मसला एक ये भी था कि ये कुइपर बेल्ट के अंदर मौजूद है। तो कुइपर बेल्ट के अंदर, जैसे हमने अभी पिछली तस्वीर में देखा था, कि बहुत सारे टुकड़े खला में मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो कुइपर बेल्ट यूं समझ लीजिए कि भरा हुआ है पत्थरों से, खलाई पत्थरों से। तो वो जब क्लियर नहीं कर सका, तो इस वजह से इसको फिर कहा गया कि ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। दैट इज द ट्रिकी पार्ट यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है, आई फील के प्लूटो के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। प्लूटो शुड बी प्लेनेट, हमारे दिल में आज वो दिलों का प्लेनेट वही है। तो हम क्या कह सकते हैं, आप प्लूटो के लिए खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा सन है, अगर किसी को नहीं पता, तो ये भी एक स्टार है। ठीक है, हमारे लिए तो वो सन है क्योंकि हमारे बहुत करीब है। लेकिन अगर हम इसको कॉस्मिक लेवल पे देखें, अगर हम इसको गैलेक्सी के लेवल पे भी देखें, तो ये एक स्टार है। हमारे करीब है, हमें बड़ा नजर आता है, लेकिन जो सितारे सन की तरह के और हमसे बहुत दूर हैं, वो हमें छोटे नजर आते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे मेरा ये हाथ है, ये मैं आपके करीब ले आया, ये बड़ा नजर आना शुरू हो गया। बट इसी को मैं जब दूर ले जाऊंगा, तो ये छोटा होता जाएगा। तो ऐसे ही सन के साथ भी है, सन हमारे करीब है तो बड़ा नजर आता है, लेकिन सन की तरह के दूसरे स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, तो वो छोटे नजर आते हैं। यही बुनियादी फर्क है। और हमारी अपनी इस गैलेक्सी में, जिसका नाम है मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे के अंदर 400 अरब तक सितारे मौजूद हैं। 400 बिलियन स्टार्स अप्रोक्सीमेटली। ये ऊपर नीचे होता रहता है, बट जो हमारी अब तक की कैलकुलेशन है, उसके एतबार से ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर, हमारी इस पूरी गैलेक्सी के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हम गिन भी नहीं सकते। एक बहुत ही क्लियर स्काई हो आपके आसपास अगर, और आप बहुत अच्छा स्काई देख सकते हो, आपका डार्क स्काई हो, कोई लाइट पोल्यूशन ना हो, कोई और चीज मसला ना करती हो, तो आप अपनी आम आंखों से जो सितारे देख सकते हैं, उनकी काउंटिंग अगर करेंगे तो वो 5000 है। 5000 से ज्यादा सितारे आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, स्टार्स आप नहीं देख सकते आप। तो इसके लिए आपको फिर गैजेट्स चाहिए होते हैं, टेलीस्कोप चाहिए होती हैं, बाइनोकुलर्स चाहिए होते हैं, आपको कैमरास के अंदर कैप्चर करना पड़ता है। तब जाके ऐसा मुमकिन है कि आपको ढेर सारे सितारे नजर आते हैं। तो हमने एज अ ह्यूमन, हमने जब टेलीस्कोप्स भेजी हैं आसमान में, जैसे कि हबल टेलीस्कोप थी और जेम्स वेब टेलीस्कोप थी, तो उन्होंने हमें ये डाटा दिया है। अच्छा, स्टार्स के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको स्पेस में नजर आती हैं। वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सोलर सिस्टम से बाहर होती हैं यकीनन। उनको कहते हैं नेबुलास। बेसिकली नेबुलास डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ढेर सारा डस्ट होता है, जो जो स्पेस में बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ होता है, बहुत ज्यादा जगह पे फैला हुआ होता है। और इस नेबुलास के अंदर बनते हैं स्टार्स। जी, स्टार्स बनते हैं इस नेबुला के अंदर। और एक और मजे की बात, प्लानिटरी नेबुला एक चीज होती है जिसके जो कि बहुत बड़े स्टार के एक्सप्लोड होने के बाद बनता है। यानी कि इसी डस्ट से स्टार बनते हैं, और स्टार्स से यही डस्ट दोबारा बन जाती है ना मजे की बात, कि ये एक सर्कल है, एक साइकिल है, जो कि आपका चलता रहता है, चलता रहता है। आपका स्टार बनता है, स्टार्स जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो वो सुपरनोवा हो जाते हैं, वो ब्लास्ट होते हैं, और उनसे फिर वो डस्ट फैल जाती है, और उनसे फिर छोटे स्टार्स बनते हैं, उनसे प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और ये वो हमारी दो ऐसी मशीन्स हैं जिनको हम कहते हैं हबल टेलीस्कोप, और दूसरी है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये दोनों कारनामे कर रही हैं, खला में मौजूद हैं, स्पेस में मौजूद हैं। एक हमसे तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर है, और एक हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर है। जमीन से दूर रहकर ये काम करती हैं, और बहुत ही कमाल की तस्वीरें भेजती हैं। और ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था आज की इस हमारी एक एस्ट्रोनॉमी की वर्कशॉप का। ये हमारे वर्कशॉप एक चलती है, 3 दिन का हमारा सेशन होता है, जिसमें हम आपको बहुत सारा कुछ बताते हैं कि ये बिग बैंग कैसे हुआ, स्टार्स कैसे पैदा होते हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड कैसे कर रही है, और ये जमीन कैसे बनी, ये सूरज कैसे बना, और हम इसमें कैसे आए, और आगे क्या होने वाला है, क्या गैलेक्सीज एक दूसरे से मर्ज हो सकती हैं, गैलेक्सीज का फ्यूचर क्या होगा, क्या वसतें हैं कायनात की, ये क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स क्या होते हैं, और ये ब्लैक होल किस चीज का नाम है।
इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वर्कशॉप में। और एट द एंड, अगर आप रावलपिंडी से हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए। ये हमने सारा सेटअप बनाया हुआ है। ऑब्वियसली ये पेड सेशन है, तो इसके लिए डिफरेंट है। जो सोलर ऑब्जर्वेशन करने के लिए आना चाहें उनके लिए अलग पेमेंट है, और जो वैसे ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं उनके लिए अलग है। अगर आप ये सहूलत लेना चाहें तो हमारी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, और हमने इजी टाइम रखा हुआ है, वो हम आपस में डिस्कस करके क्लास के साथ कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम होता है जिस वक्त हम अभी बात कर रहे हैं, या फिर सुबह का वक्त हम रख सकते हैं। तो जो भी आप में से ये क्लासेस लेना चाहे वो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर अभी स्क्रीन पर आ रहा है। यकीनन आपके पास जिस रेफरेंस से इस वीडियो का लिंक आया है, आप उस रेफरेंस पे वापस रिवर्स होकर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स मेरे मौजूद हैं। ये हमारे 3 दिन का जो एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप है उसका शेड्यूल है, कि हम इस इन 3 दिनों में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं और क्या क्या बातचीत होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन, ये मेरा सोशल मीडिया है, और यासिर अली अवान के नाम से है ऑल इंडिया एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी, और यासिर अली एस्ट्रो के नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल है, जिसपे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो चाहें जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और ये मेरा नंबर है। अगर अभी आप लोगों के कोई सवाल हो जो आज हमने बातचीत की है, या इन जनरली, तो आप 2-4 मिनट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको भी देख लें। इट इज करेक्ट, बिल्कुल। हम इसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं। बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट। देखें, इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं बेटा। हम जिस चीज को बिग बैंग कहते हैं, हमारे हमें लगता है ऐसे है जैसे कि कोई बहुत बड़ा धमाका होगा, कोई एकदम से चीजें फट गई होंगी और इरेगुलर किस्म की एक चीज हुई होगी। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली हुआ ये था कि एक ये ग्रेट एक्सपेंशन हुई थी फ्रॉम नोवेयर। हम जिस स्पेस में और जिस टाइम में जिंदा हैं, ये ना तो टाइम उससे पहले था और ना स्पेस उससे पहले थी। इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होती है जब हम इंशाल्लाह ये सेशन करते हैं। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। लेकिन मैं इसकी आपको शॉर्ट से बस ये बता सकता हूँ अभी कि क्योंकि टाइम की भी बड़ी कमी है, कि हम जिस जिस जगह से शुरू हुए थे उससे पहले ना टाइम था और ना ही स्पेस थी। ये दोनों चीजें बिग बैंग के वक्त स्टार्ट हुई और फिर एक्सपेंशन होती चली गई, और आज इस शक्ल में आ चुकी है अल्टीमेटली, कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इस कायनात का बहुत ही छोटा सा एक टाइनी सा हिस्सा है। हम बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है इसका, बहुत छोटी सी जगह है हमारी इस कायनात में। तो बिग बैंग इज रियलिटी। और ऑल दो इट्स अ थ्योरी, बट इसके लिए जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसके अगेंस्ट जो एविडेंस हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। लाइक मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि अगर हम कहें कि बिग बैंग नहीं हुआ था, तो फिर कहीं से तो स्टार्ट हुआ था। जब कहीं से स्टार्ट हुआ था, तो फिर हमें हमें कोई थ्योरी चाहिए कि कैसे हुआ था। तो उस कैसे का जवाब हमारे पास कोई प्रॉपर नहीं है। हम सोचते हैं कि एक और यूनिवर्स थी जो कि खत्म हो रही थी। जब वो खत्म हो गई तो उसी के एंड से एक और नई यूनिवर्स बन गई, और वो जो दूसरी यूनिवर्स है वो हमारी यूनिवर्स है। तो सवाल फिर यही होता है कि आखिर वो जो पहले वाली यूनिवर्स थी वो कैसे बनी थी। अच्छा, उससे पहले भी एक यूनिवर्स थी, तो फिर तो ये एक लूप है जो चलता चला जाएगा। तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कुन फयाकून का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कुन फयाकून, इट मीन्स के वो कहता है हो जा, और बीट वो हो जाती है। तो वो जिसको हुक्म दे वो काम होना शुरू हो जाता है। तो बिग बैंग भी ऐसे ही एक एक चीज का नाम है जो कि अल्लाह के हुक्म से वजूद में आई। और बिल्कुल ऐसे ही है, हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम उसका नाम बिग बैंग रख सकते हैं। उसका एक्चुअल नाम था ग्रेट एक्सपेंशन। द ग्रेट एक्सपेंशन का नाम दिया गया था उसको। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम चेंज हुआ, और ग्रेजुअली उसका नाम हमने रख दिया बिग बैंग। एक्चुअली ये उसका ओरिजिनल नेम नहीं है। कोई और सवाल किसी का हो तो वो पूछ ले, और अगर इस सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। जजाकल्ला। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।